हेलो एवरीवन। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पहले हम करते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे हमें लिखना है कि हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल हैविंग स्पीड बिटवीन v2 v प्लस dv। तो अगर आप v2 v प्लस dv, ठीक है, इस रेंज में फाइंड करना चाहते हो, ये रेंज अगर आप ये रेंज को माइनस करो v प्लस डी माइनस वी, तो ये v से v कैंसिल, तो dv इतनी रेंज में, ठीक है, पार्टिकल की इतनी रेंज में होने की पार्टिकल की वेलोसिटी इस रेंज में होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, p ऑफ v। ठीक है, dv क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इस रेंज में फाइंड करना चाहते हैं, dv रेंज में फाइंड करना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा e रेस टू पावर माइनस बीटा ई। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी रखते हैं, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी e रेस टू पावर माइनस बीटा ई और साथ में 4 पाई वी स्क्वायर dv। ठीक है, 4 पाई वी स्क्वायर dv। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे का कांस्टेंट आ जाएगा, इसको a लिख लेते हैं, 4 पाई वी स्क्वायर dv। अब ये a हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 के इक्वल होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी, dv इज इक्वल टू 1। अब देखो स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो 0 से बड़ी ही लेंगे, और मुझे नहीं पता कि स्पीड क्या होगी, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिट तक हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज पुट करो, 0 टू इन्फिनिट a e रेस टू पावर माइनस बीटा ई 4 पाई वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी ये a बाहर आ जाएगा, a 4 पाई भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, 0 टू इन्फिनिट e रेस टू पावर माइनस बीटा ई वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे एनर्जी है, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई 2m। अगर हम फ्री पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम फ्री पार्टिकल की बात करें, फॉर फ्री पार्टिकल, तो फ्री पार्टिकल के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, p स्क्वायर बाई 2m। इसको भी वेलोसिटी की टर्म्स में लिखा तो कैसे लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, a इंटू 4 पाई 0 टू इन्फिनिट e रेस टू पावर माइनस बीटा हमारे पास क्या होता है 1 बाई kbt। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या होती है 1 बाई kbt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस mv स्क्वायर बाई 2 kbt इंटू वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास एक 3 फॉर्मूलेज होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं और उससे बहुत सारे इंटीग्रल सॉल्व हो जाते हैं, और वो आपको पता होने चाहिए। वो आपके पास 3 फॉर्मूले कौन से हैं, ठीक है, आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है 0 टू इन्फिनिट e रेस टू पावर माइनस अल्फा x रेस टू पावर n dx। ये किसके इक्वल होगा, गामा ऑफ n प्लस 1। ठीक है, ये गामा है, और अल्फा रेस टू पावर n प्लस 1। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि यहाँ पे गामा ऑफ n प्लस 1 है और नीचे क्या है, अल्फा रेस टू पावर n प्लस 1। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या है, अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाए, e रेस टू पावर अल्फा x स्क्वायर x रेस टू पावर n dx, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आपने क्या करना है, सिर्फ 2 से डिवाइड कर दो सबको। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसकी पावर को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट e रेस टू पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x इंटू dx। इसका फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, रूट पाई बाय अल्फा
ई रेस टू पावर माइनस बीटा स्क्वायर बाय 4 अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर आपने जब ये क्वांटम में भी बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है, तो अगर आपने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स करनी है तो आपके ये 3 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। इससे बहुत सारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाती है। कहीं तो आप पुट करोगे, फिर उसके बाद, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके फिर रिजल्ट निकालोगे। अगर अपने टाइम कंज्यूम, क्योंकि ये इंटीग्रल्स होते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है, तो आपने अगर टाइम बचाना है तो क्या करोगे, इन 3 फॉर्मूलेस को लर्न करोगे। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, लग रहा है, यहाँ पे v के साथ इंटीग्रेशन हो रही है और यहाँ पे v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी x की पावर देखो, यहाँ पे x की पावर है, यहाँ पे v की पावर कितनी है 2, तो x की पावर n होती है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करोगे, सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पे v के टर्म्स में है, यहाँ पे x की टर्म्स में है, तो दोनों को कंपेयर किया, n की वैल्यू कितनी आ गई 2, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, इस v स्क्वायर को छोड़ के जो बाकी टर्म है, तो अल्फ़ा की वैल्यू m/2 पाई kBt हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो a इंटू 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा ऑफ n की वैल्यू 2 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा की वैल्यू m/2 kBt रेस टू पावर कितनी है, रेस टू पावर 2 + 1 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये क्या बन गया, a इंटू 4 पाई, ये 3/2 गामा ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 2 m/2 kBt रेस टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 1। अब गामा ऑफ 3/2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे n है, ठीक है, अगर n हमारा हाफ इंटीजर है, अगर n हाफ इंटीजर है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, n-1 गामा ऑफ n, तो इसको भी ऐसे ही ओपन करते हैं, a इंटू यहीं पे अगर ओपन करें गामा ऑफ 3/2, ये हो जाएगा 3/2 - 1 गामा ऑफ 3/2 - 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2, और हमारे पास गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, √π। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास गामा ऑफ 3/2 क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू √π हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू √π डिवाइडेड बाई 2 m/2 kBt रेस टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये 2 के साथ ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बना है, तो a इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो m/2 kBt रेस टू पावर 3/2 और यहाँ पे पाई इंटू पाई 1/2, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दी तो पाई 3/2 बन जाएगा और ये वाली टर्म उस तरफ जाएगी, तो ये 1/पाई 3/2, इसको अंदर लेके चलते हैं, तो m/2 पाई kBt रेस टू पावर 3/2, तो a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। तो अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लिख सकते हैं m/2 पाई kBt रेस टू पावर 3/2। अब हमारे पास जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम 3D में भी करते हैं, 2D में भी करते हैं और 1D में भी करते हैं, और जो ये वाला केस हम कर रहे हैं ये हम 3 डायमेंशनल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल का आपको कैसे पता चला, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की टाइप है, जैसे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वॉल्यूम एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, इंटीग्रेशन होती है r², ठीक है, इसकी लिमिट्स 0 से इन्फानाइट साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ऐसे ही होता है हमारे पास थीटा की 0 से पाई, इसकी 0 से 2 पाई। अब अगर यहाँ पे थीटा वाली कोई और टर्म नहीं है,
साइन थीटा डी थीटा के इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फाई की इंटीग्रेशन कर दोगे तो 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई 0 टू इन्फानाइट आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सेम बात है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है 0 टू इन्फानाइट लिखेंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे और 4 पाई वी स्क्वायर डी वी, सिर्फ आर की जगह पे v है। तो ये हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स मींस हम 3D में बात कर रहे हैं। तो जो ये वाला केस है ये किसके लिए है, 3D के लिए है। तो 3D के लिए आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल सकते हैं हम इसको, पी वी को हम क्या बोल सकते हैं, पी वी क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है कि इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम किस वेलोसिटी पे होगी, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स में आपको क्या दिख रहा है, वेलोसिटी आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, कौन सी वैल्यू पे, कौन सी वैल्यू ऑफ v पे ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हमें वो फाइंड करना है। तो हमारे पास p ऑफ v इंटू डी वी की वैल्यू कितनी आ गई है, m/2 पाई kbt रेस टू पावर 3/2 e रेस टू पावर, इसको e को v की टर्म में लिखा तो mv²/2 kbt 4 पाई v² dv। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो अब हमें फर्स्ट फाइंड करना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या मतलब है, जहां पे आपकी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ v एट विच probability of finding the particle in the range v to v plus dv। ठीक है, ये वो वैल्यू है v की जब आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब देखो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, या फिर हम प्रोबेबिलिटी को छोड़ें, किसी की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम कब होती है, ये होती है जब आपके पास स्लोप 0 होती है। तो स्लोप 0 मीन्स अगर आप प्रोबेबिलिटी का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए, v की, तो v के साथ करोगे तो वो 0 मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे v के साथ 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा पे स्लोप क्या होती है, 0 होती है। कभी भी आपको मैक्सिमा मिनिमा पूछा जाए तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करो इक्वल टू 0 रख दो। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे v की, तो वैल्यू पुट की तो m/2 पाई kbt रेस टू पावर 3/2 और यहाँ पे e रेस टू पावर -mv² 2 kbt। अब यहाँ पे अगर हमने dv नहीं लिखना तो यहाँ पे भी dv नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा फैक्टर आपके पास, इसका ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे dv इंटरवल के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे भी dv आएगा। अब हमने वैल्यू पुट करनी थी तो 4 पाई v² इक्वल्स टू क्या है, 0। अब ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। m/2 पाई kbt रेस टू पावर 3/2 और 4 पाई है। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या टर्म्स बच रही हैं, e रेस टू पावर -mv²/2 kbt v² इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक वेलोसिटी की टर्म है, ये भी एक वेलोसिटी की टर्म है, तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे और इक्वल टू 0 रख देंगे। m/2 पाई kbt रेस टू पावर 3/2 4 पाई, और यहाँ पे अब पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, v² को एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करोगे एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आ जाएगा, और अब एक्सपोनेंशियल को छोड़ के डेरिवेटिव करोगे
माइनस एम बाय 2 पाई के बी टी, वी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2v आ जाएगा, प्लस अब एक्सपोनेंशियल को एज इट इज़ रखा, एम वी स्क्वेयर बाय 2 के बी टी और वी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2v आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो या तो ये वाली टर्म 0 हो सकती है या फिर ये वाली टर्म 0 हो सकती है, पर ये तो सारे कांस्टेंट हैं, मास भी कांस्टेंट है, 2 पाई की वैल्यू भी कुछ होती है, के बी टी की भी कुछ वैल्यू होगी, 4 पाई की भी कुछ वैल्यू होगी, तो ये वाली टर्म तो 0 नहीं हो सकती, बट इसकी राइट हैंड साइड 0 है तो इसकी ये टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्सपोनेंशियल और v कॉमन आ रहे हैं, v ई रेस टू पावर माइनस एम वी स्क्वेयर बाय 2 के बी टी, यहाँ से क्या क्या बचा है हमारे पास, 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस m, हमने क्या किया है v को कॉमन निकाला है तो एम वी स्क्वेयर बाय के बी टी, प्लस यहाँ से ये भी कॉमन निकला तो 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब ये भी टर्म 0 नहीं हो सकती है, ठीक है, अगर आप v को ही 0 कर दोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ही 0 आ जाएगी, ठीक है, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इस ये भी टर्म 0 नहीं हो सकती, तो इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, तो एम वी स्क्वेयर बाय के बी टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, यहाँ से एक्सप्रेशन बन जाएगा एम वी स्क्वेयर बाय के बी टी इज इक्वल टू 2, तो वी स्क्वेयर की वैल्यू 2 के बी टी बाय एम, तो वी की क्या वैल्यू आ गई, रूट के बी टी बाय एम, इसको हम लिख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मीन्स वो वैल्यू ऑफ v जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। तो हमने अब तक ये निकाला है, सिर्फ क्या करना है, डेरिवेटिव किया v के साथ और इक्वल टू 0 रख दिया, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं रूट मीन, पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं इसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड किसी की भी हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी की भी हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं 0 से, लिमिट से, वेलोसिटी की वैल्यू मुझे नहीं पता कहाँ से कहाँ जाएगी, बट ये पॉजिटिव होती है तो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 0 से इन्फानाइट, यहाँ पे v प्रोबेबिलिटी इंटू डी वी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। किसी की भी एवरेज वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला लर्न कर लो, पूरी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में यही ऐसे फॉर्मूले चलते हैं, ये बहुत यूज़ होते हैं और ये भी फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है। अगर v की वैल्यू निकालनी है तो v इंटू प्रोबेबिलिटी आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर आपने v स्क्वायर का निकालना है तो सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर लिख देना है। अब सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ पुट की तो क्या हो जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट। अब आपका होमवर्क है, आपने इसकी वैल्यू निकाल के देखनी है, ये इक्वल टू आ जाएगी 1 के, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके देखना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करो, v इंटू वैल्यू आ जाएगी m बाय 2 पाई के बी टी रेस टू पावर 3/2 ई रेस टू पावर माइनस एम वी स्क्वेयर बाय 2 के बी टी 4 पाई वी स्क्वेयर, ठीक है, और साथ में डी वी है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो। तो अब हमारे पास m बाय 2 पाई के बी टी रेस टू पावर 3/2 और 4 पाई कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में क्या बचा है, 0 टू इन्फानाइट, ये भी v है, ये भी v स्क्वायर है तो v क्यूब ई रेस टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 के बी टी और साथ में क्या है डी वी। अभी ये फॉर्मूला सिमिलर इसकी तरह है क्योंकि v स्क्वायर बन रहा है। अब इसको कंपेयर करो, यहाँ पे v क्यूब है, यहाँ पे
n पावर होती है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास n की वैल्यू 3 हो गई, और अल्फ़ा क्या होता है, वी स्क्वायर को छोड़ के बाकी टर्म अल्फ़ा होती है, तो अल्फ़ा हो जाएगा m/2 ठीक है। तो n और अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकल गई, अब सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आ जाएगा m/2 रेस टू पावर 3/2 इंटू 4 यहाँ पे इसको सॉल्व करो, आपके पास क्या बनेगा, n की वैल्यू 3 है तो गामा ऑफ 3 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फ़ा की वैल्यू m/2 रेस टू पावर 3 + 1 4/2 कितना हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो V एवरेज को हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो V एवरेज की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, m/2 रेस टू पावर 3/2 और 4 और हमारे पास ये कितना बना है, 2 बना है यहाँ पे, गामा ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 m/2 रेस टू पावर 2 और गामा ऑफ 2 किसके इक्वल होता है, अगर आपके पास एक n एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, ये हाफ इंटीजर के लिए लिखा था, अगर n इंटीजर है तो गामा ऑफ n को क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। ये कब है, अगर n इंटीजर है, अगर n इंटीजर है गामा ऑफ n को n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो इतनी टर्म को हम क्या लिखेंगे, 2 - 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1। तो यहाँ से V एवरेज की वैल्यू m/2 रेस टू पावर 3/2, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 2 इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, 2 ठीक है, बाय m इसका क्या है, स्क्वायर है, यही बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे m की पावर 3/2 है, ठीक है, m की पावर 3/2 है और यहाँ पे m स्क्वायर है, तो ये कैसे सॉल्व होंगे, m 3/2, ठीक है, ये नीचे है स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका, तो ये नीचे है तो ऊपर जाएगा -2 बनेगा। उसके बाद हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 है और यहाँ पे 4 बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 2 ठीक है, इसकी पावर 3/2 है, ये ऊपर बड़ा है तो इसको नीचे लेके आओगे तो -1 हो जाएगा, और हमारे पास KBT है, ठीक है, KBT को भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसकी पावर 3/2 है, ये ऊपर पड़ा है इसका स्क्वायर, तो नीचे लेके आओगे तो -2 आ जाएगा, और साथ में एक 4 बचा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 4 -1/2 बच जाएगा, ये -1/2 और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर 1/2, ये हमारे पास 1/2 बनेगा, यस ये 1/2, और KBT रेस टू पावर ये भी फिर से -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, ये टर्म ऊपर जाएगी KBT, ठीक है, और हमारे पास ये नीचे आएगा, ठीक है, ये पाई भी नीचे रहेगा, और अगर हम इस 2 को ऊपर ले आए तो क्या बन जाएगा आपके पास, 2 स्क्वायर -1/2 है, ठीक है, यही बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा KBT बाय m पाई, ये 4 - 1 ये बन जाएगा आपके पास 3/2 आ रहा है। यहाँ पे आपके पास 4 पाई,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे एक 2 का फैक्टर आएगा और यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी आपके पास 8, ठीक है, यहाँ पे 8 आएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू की कितनी वैल्यू आ जाएगी 8 kBT बाय पाई एम। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखना कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। एवरेज वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास KBT की पावर है, यहाँ पे -1/2 थी तो ये ऊपर जाके 1/2 बन गई। यहाँ पे m की पावर, ठीक है, और पाई की पावर नीचे रूट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 8 कैसे बना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हमने यही लिखा था, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 1/2 तो -1/2 ऊपर जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास 3/2। अब देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 1/2, बात तो सेम ही है, तो 8 की पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो ये मैं रूट के अंदर लिख रही हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं इसको रूट के अंदर लिख लूँ तो सेम ही बात है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वी एवरेज की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हमारे पास वी एवरेज की वैल्यू बन रही है 8 kBT बाय पाई एम, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट निकालनी है मीन स्क्वायर एवरेज, ठीक है, मीन स्क्वायर एवरेज। नेक्स्ट निकालनी है मीन स्क्वायर एवरेज। तो मीन स्क्वायर एवरेज किसके इक्वल होगी? अब हमने पहले क्या निकाला था, मीन स्क्वायर एवरेज, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि मीन और वेलोसिटी भी नहीं, हम स्पीड बोल रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। मीन और एवरेज वैल्यू सेम ही होती है। तो हमने पहले एवरेज वैल्यू निकाली थी, कैसे निकाली थी, यहाँ पे 0 to इन्फानाइट v p ऑफ v dv डिवाइडेड बाय 0 to इन्फानाइट p ऑफ v dv, ऐसी निकाली थी। अब यहाँ पे देखो अगर ये v की एवरेज वैल्यू है, अगर आपने स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो क्या कर दोगे, ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर डालना है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि ऑलरेडी 1 है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये सॉल्व करके देखना है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे 0 to इन्फानाइट v स्क्वायर p ऑफ v की वैल्यू m/2 पाई kBT रेस टू पावर 3/2 e रेस टू पावर -mv स्क्वायर 2 पाई kBT और 4 पाई v स्क्वायर dv। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो, m/2 पाई kBT रेस टू पावर 3/2 और 4 पाई, और बाहर आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म बाहर आ गई। फिर v स्क्वायर तो v4 e रेस टू पावर -mv स्क्वायर बाय 2 पाई kBT इंटू dv, यही बन जाएगा। अब फिर से v स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला लगा दो, कंपेयर करोगे तो n की कितनी वैल्यू आ गई 4 और अल्फा की वैल्यू आ गई m/2 kBT। तो यहाँ से क्या आ जाएगा v स्क्वायर की एवरेज वैल्यू m/2 पाई kBT रेस टू पावर 3/2 4 पाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू 4 + 1/2 गामा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा की वैल्यू m/2 kBT रेस टू पावर 4 + 1 5/2 आ जाएगा, ठीक है, यही बनेगा। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो v स्क्वायर की एवरेज वैल्यू m/2 पाई kBT रेस टू पावर 3/2 4 पाई
गामा ऑफ 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करोगे क्योंकि यहाँ पे n क्या है, हाफ इंटीजर है, तो गामा ऑफ 5/2 को कैसे लिखोगे, 5/2 - 1, गामा ऑफ 5/2 - 1 ऐसे लिखोगे। तो ये 3/2 गामा ऑफ 3/2। अब फिर से यहाँ पे एक ये हाफ इंटीजर है, फिर से इसको बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सॉल्व करो। तो 3/2 यहाँ पे 3/2 - 1, गामा ऑफ 3/2 - 1, तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 1/2, और गामा ऑफ 1/2 कितना होता है, √π, ठीक है। तो ये आ गया 3/4 √π डिवाइडेड बाय क्या था, 2m/2 kBt रेस टू पावर क्या आ जाएगा, 5/2, ठीक है। अब यहाँ से 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई 3/π इनको इकट्ठा करोगे, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पाई 3/2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास बचेगा 3 kBt/m, ठीक है। हमारे पास ये वाला फैक्टर बचेगा 3 kBt/m। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे m की वैल्यू 3/2 है, m की पावर 3/2 है, एक m ये है, ऊपर जाएगी -1/2, तो ये बन गया -2/2, -1 है तो इसको नीचे लिख दिया। सिमिलरली kBt पावर हो जाएगी, ठीक है, ये ऊपर जाएगा फैक्टर, और ये 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है मीन स्क्वायर स्पीड। अगर हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी हो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपने, क्योंकि ये मीन स्क्वायर तो निकाल चुके हो, सिर्फ रूट लिखा है मैंने आगे, रूट मीन्स रूट लगा दो इस पे, तो √3 kBt/m, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं VRMS से, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या निकाला है, VRMS की क्या वैल्यू आ गई, √3 kBt/m, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, √2, ठीक है, kBt/m, ये तो फैक्टर सब में सेम आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू √2 kBt/m, ये तो सेम है फैक्टर, ठीक है। फिर आपके पास V एवरेज की वैल्यू 8/π, फिर √kBt/m, ये तो फैक्टर सेम है। फिर आपके पास क्या है VRMS, तो ये √3, और यहाँ पे kBt/m, ये तो फैक्टर सेम है। √2 1.41 होगा, इसकी वैल्यू आप निकाल लेना, कुछ 1.41 से तो कुछ ज़्यादा आएगी, ठीक है, 1.61 समथिंग आएगी, और इसकी वैल्यू 1.73, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, VRMS की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर V एवरेज, और फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यूज़ ऐसे लाई कर रही हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। अब आपको ये इतनी लंबी डेरिवेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक टेबल लिखवाऊंगी, आपने वो याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास VRMS इज़ ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अब हमारे पास अगर हमने ग्राफ बनाना हो, ठीक है, किसके बीच में, स्पीड और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। अब ये स्पीड 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये ग्राफ हमारे पास क्या है, ये ग्राफ हमारे पास एक गॉसियन वेव फंक्शन की तरह है, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास एक गॉसियन वेव फंक्शन की तरह है, और गॉसियन वेव फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, गॉसियन वेव फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्पीड को हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही बोल रहे थे। ये v कौन सी स्पीड होती है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी,
एवरेज वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाएगी VRMS, क्योंकि VRMS ज़्यादा है, फिर V एवरेज है, फिर VP सबसे कम है। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा ग्राफ किसका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये हम कब बना रहे हैं, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना रहे हैं, इसका ध्यान रखना। अगर ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होता, वेलोसिटी नेगेटिव में भी जा सकती है, तो इसका ग्राफ सिमेट्रिक बनता। ठीक है, अराउंड दी ओरिजिन। ठीक है, अब हमारे पास इसमें ही कुछ केसेस आएंगे। वो पॉइंट्स कौन से हैं, अगर हम इस फॉर्मूले में देखें। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले में देखो, यहाँ पे एक तो वेलोसिटी को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी के साथ इसकी वेरिएशन हम देख चुके हैं, प्रोबेबिलिटी की ऐसे होती है। अब यहाँ पे और दो फैक्टर और आ रहे हैं, एक मास आ रहा है, एक टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, अब हमने वेरिएशन देखनी है कि अगर मैं टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखूं तब क्या होगा, अगर मैं मास के साथ वेरिएशन देखूं तब क्या होगा। अब ये दोनों की वेरिएशन हम एक साथ तो नहीं देख सकते, तो हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि अगर मैं मास को कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर को वेरी करवाऊं, टेम्परेचर को क्या कर रही हूं, वेरी कर रही हूं, तब हमारे पास क्या होगा। अब टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखनी है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखोगे, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म तो बहुत स्मॉल होती है, इसकी वैल्यू याद रखना। ई रेस टू पावर कुछ है, उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, 0 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये तो एज अ निगलेक्ट ही कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वेरिएशन देखोगे, जो प्रोबेबिलिटी है वो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और t के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर m कांस्टेंट रखा है तो t के साथ वेरिएशन है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारी वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, p की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इस तरफ v है, इस तरफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये टेम्परेचर T1 पे मान लो, अगर आप T2 टेम्परेचर पे जाओगे, ठीक है, अगर आप T2 टेम्परेचर पे जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, T2 टेम्परेचर ग्रेटर है T1 से, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा इसका। ठीक है, ये T1 पे है और ये आपका T2 पे हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू पहले यहाँ पे आ रही थी अभी यहाँ पे आ रही है, तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप T3 पे देखोगे ये तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखना। उसके बाद सेकंड है, अगर मैं T को कर दूं कांस्टेंट, M को करूं वेरी। ठीक है, अगर मैं T को कांस्टेंट कर दूं और M को कर दूं वेरी, तो आपके पास क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं देख रहे हो, अब देख रहे हो मास के साथ। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा ये क्या होगा ग्राफ, ये इसकी वैल्यू इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। तो यहीं पे बना देते हैं इसको, इस तरफ v है और इस तरफ p ऑफ v है। तो यहाँ पे ये ग्राफ तो पता ही है। अब ये m1 पे बना है, ठीक है, m2 पे जाओगे, जैसे ही मास इंक्रीज होगा इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो ये कुछ ऐसे जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है, ये m2 पे है और m2 इज ग्रेटर देन m1। यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही थी वैल्यू और यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब उसके बाद हम करते हैं, ये तो हमने सब किया है 3D के लिए, अब करते हैं 2D और 1D के लिए। आपको ये सब डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक टेबल लर्न करेंगे। ठीक है, इसका अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशंस लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, यहाँ पे एवरेज स्पीड है, यहाँ पे आरएमएस स्पीड है। यही हमने 4 चीज़ें निकाली हैं। अगर हम 3D के लिए बात करें, ठीक है, उसके बाद आएगा 2D, उसके बाद आएगा आपके पास 1D का केस, उसके बाद आएगा 1 डायमेंशनल का केस। अब यहाँ पे 3D के लिए हम कर चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी m/2 kBt रेस टू पावर 3/2, ठीक है। और यहाँ पे और क्या था, थोड़ा सा छोटा रह जाएगा, m/2, ठीक है। ये p ऑफ v की वैल्यू है, इसका ध्यान रखना, m/2 kBt रेस टू पावर 3/2 e रेस टू पावर -mv² kBt 2 kBt, और यहाँ पे 4πv² dv, ऐसे ही लिखते थे हम, ठीक है। अब आपने, अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 है, क्योंकि मैं 3D की बात कर रही हूँ। अगर आप 2D में आओगे तो 2 कर दो, अगर 1D में आओगे तो 1 कर दो, ऐसे याद रखनी है आपने इसकी वैल्यू। इसकी पावर 3 है तो 3 डायमेंशन है, अगर आप 2 कर दोगे तो 2 डायमेंशन में आ जाओगे। अगर 1D की बात कर रहे हो तो 1 कर दो वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 कर दो। ये वाला एक्सपोनेंशियल सेम रहेगा, mv²/2 kBt e रेस टू पावर mv²/2 kBt। उसके बाद ये 3D के लिए था, अगर आप 2D के लिए देखोगे तो ये इतना रह जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात होगी। 3D में हो तो 4πv², अगर 2 डायमेंशनल में हो तो 2πv आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 1D के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल लेंथ की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली dv आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, इसकी वैल्यू थी 2 kBt/m, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू इतनी थी। अगर आप 2D में आओगे तो इसकी एक पावर कम कर दो, kBt/m आ जाएगी। इसमें क्या होगा, 0 वैल्यू आ जाएगी। 0 वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालनी है, तो आपने इसका डेरिवेटिव करना है। ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ इसकी टर्म, इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करने के बाद देखना वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। तो याद रखने का वे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे याद रखोगे, इसकी वैल्यू आपने निकाली थी 3 kBt/m, फिर कर दो 2 kBt/m, उसके बाद कर दो kBt/m, ठीक है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी 8 kBt/m। यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो ऐसे, 2 kBt/ यहाँ पे आपने करना है ऐसे पाई kBt/2m, ठीक है। ये थोड़ी सी वैल्यू v एवरेज की वैल्यू लर्न करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, बट आप इसको 1-2 बार लिख के देखोगे तो फिर याद हो जाएगी। उसके बाद इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 2 kBt/m, ठीक है। सिर्फ ये 2 वैल्यूज याद रखो। इसमें क्या कर दोगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 2 ऊपर लिख दिया और पाई नीचे लिख दिया। तो ये थी आपके पास, अगर आप 3D में देख रहे हो, 2D में देख रहे हो और 1D में देख रहे हो, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ आपको सॉल्व करनी नहीं आएंगी, इसकी वैल्यूज़ डायरेक्ट आ जाती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अब ये हम बात कर रहे थे मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की। अब उसके बाद हम करते हैं मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आएगा हमारे पास मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अगर हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सब कुछ सेम रहेगा, बट ये वाले फैक्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है। वेलोसिटी में ये वाले फैक्टर्स नहीं आएंगे। तो अगर हम इसका टेबल बनाएं, ये बन जाएगा,
अब हमारे पास यहाँ पे ये डायमेंशन है, डायमेंशन, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। इसका ध्यान रखना यहाँ पे ये सब कुछ स्पीड के लिए था, ठीक है। अब वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए आपके पास हो जाएगा वी पी, वी एवरेज, वी आर एम एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 3D में लिखेंगे, फिर 2D में बात करेंगे, फिर 1D में बात करेंगे। मैंने क्या बोला था, सिर्फ ये वाली टर्म लिख दो, ये वाली टर्म लिखनी है, ये वाली टर्म नहीं लिखनी है आपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो क्या हो जाएगा, m/2 के बी टी रेस टू पावर 3/2 ई रेस टू पावर -mv²/2 के बी टी इंटू डी वी। यहाँ पे हमने क्या लिख रहे थे, सिर्फ आपने इतनी टर्म्स को नहीं लिखना है, बाकी सारी टर्म्स सेम रहेंगी। m/2 के बी टी रेस टू पावर 2/2 ई रेस टू पावर -mv²/2 के बी टी, ठीक है, डी वी हो जाएगा। फिर m/2 के बी टी रेस टू पावर 1/2 ई रेस टू पावर mv²/2 के बी टी इंटू डी वी, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी वी स्क्वायर वाली कोई टर्म मीन्स वी वाली कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो तीनों की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। इसको आप सॉल्व भी करके देख लेना। ये आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल टू 0 रखना और वैल्यू निकाल के देखना कि क्या आएगी। अब उसके बाद वी एवरेज की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में आपके पास ऑड फंक्शन बनेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन में आपके पास ऑड फंक्शन बन जाएगा। ऑड फंक्शन कैसे, ये ऐसे ही निकालते हैं हम, 0 to इन्फानाइट वी पी ऑफ वी डी वी। अब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड नेगेटिव में भी हो सकती है, तो -इन्फानाइट लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ई रेस टू पावर -mv²/2 के बी टी इंटू डी वी। ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल, एक ऑड फंक्शन है, ये एक ये एक इवन फंक्शन है और ये एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन -इन्फानाइट टू +इन्फानाइट 0 होती है। तो यहाँ से आप किसी का भी करोगे इंटीग्रेशन, ये 0 आ जाएगा। सिर्फ VRMS की वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर तो स्क्वायर एक, ये भी एक इवन फंक्शन बनेगा, ये भी एक इवन फंक्शन बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू सेम एज इट इज़ ये आएंगी, 3 kBT/m, फिर आ जाएगा 2 kBT/m, फिर आ जाएगा kBT/m। तो ये हमारे पास है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतना टेबल, ये स्पीड के लिए है और ये वेलोसिटी के लिए है। अब उसके बाद हम करते हैं कुछ टर्म्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं। जैसे आप Vx की एवरेज वैल्यू निकालोगे वो 0 होगी, 0 ही है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ किसकी, वेलोसिटी की बात कर रही हूँ मैं, ये ठीक है, वेलोसिटी की बात कर रही हूँ। आप Vy की एवरेज वैल्यू निकालोगे 0, Vz की एवरेज वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, 0। अब अगर आप मल्टीप्लाई करके भी निकालोगे एवरेज वैल्यू तब भी 0 मिलेगी। अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे फिर एवरेज वैल्यू निकालोगे फिर भी 0 आएगी। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप Vx² की एवरेज वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, kBT/m, ठीक है। अगर Vy² की एवरेज वैल्यू निकालोगे तो कितना मिलेगा, kBT/m। क्योंकि ये हम x में बात कर रहे हैं तो 1D, y में बात कर रहे हैं तो 1D, तो 1D के लिए kBT/m ही है। सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे रूट नहीं डाला है, मीन स्क्वायर की वैल्यू ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये सेम ही रिजल्ट है, ठीक है। तो ये इतनी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा,
ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे P ऑफ V। अब ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट जाएगी, तो यहाँ पे ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि है तो ये गॉसियन वेव फंक्शन, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, सिमेट्रिक होगा अबाउट दी ओरिजिन। और जो बाकी टर्म्स हमने की थी, मास को कांस्टेंट रख के, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, उसके लिए ये सेम हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे पी की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे मास इंक्रीज करते हो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, वो रिजल्ट सेम रहेंगे, ठीक है। अब करते हैं इनके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। अब हमारे पास इसके रिलेटेड फर्स्ट न्यूमेरिकल है, a classical gas of molecules each of mass m is in thermal equilibrium at absolute temperature T. The velocity component of the molecules along the Cartesian axis are Vx, Vy, Vz. The mean value of, अब हमें इसकी मीन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मीन्स हमें Vx प्लस Vy स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर ओपन करो पहले, तो वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx vy हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू वी वाई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 2 टाइम्स वी एक्स वी वाई लिख सकते हैं। अभी ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस किए थे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के बी टी बाई एम प्लस के बी टी बाई एम, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2 के बी टी बाई एम। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m इन अ थिन लॉन्ग वायर एट टेम्परेचर T follow a one-dimensional Maxwell velocity distribution. The most probable speed of these electrons. अब हमें most probable speed पूछी है, most probable speed किसके लिए, 1D के लिए, और ये बात कर रहे हैं किसकी, velocity distribution की। तो velocity distribution हमने लिखी थी, उसके टेबल में देखो, स्पीड most probable speed की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब उसके बाद एट अ सर्टेन टेम्परेचर द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर इज फाउंड टू बी, ठीक है। उन्होंने एवरेज स्पीड गिवन है 400 मीटर पर सेकेंड। द मोस्ट प्रोबेबल एंड RMS वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स हमें VP की वैल्यू चाहिए और VRMS की वैल्यू चाहिए। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन कि ये 1D का केस है, 2D का केस है या फिर 3D का केस है, तो आप इसको 3D का केस मान के चलोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन कि कौन से केस की बात कर रहे हैं, 1D की, 2D की, 3D की, तो आपने 3D का मानना है इसको। यहाँ पे क्वेश्चन पे कहीं पे भी नहीं मेंशन की है किस डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे, इसको 3D में मान के चलेंगे, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, पहले तो हम इसकी तीनों वैल्यूज़ देखते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की, तो स्पीड के टेबल को देखना, ठीक है। तो V मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू कितनी थी 2 kBT बाई एम, फिर हमारे पास V एवरेज की वैल्यू कितनी थी 8 kBT बाई पाई एम, फिर उसके बाद VRMS की वैल्यू कितनी थी आपके पास 3 kBT बाई क्या थी आपके पास M, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू 400 गिवन है, ठीक है। तो 8 kBT बाई पाई एम रूट, इसकी वैल्यू 400 गिवन है, तो उस तरफ लेके जाओ, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हाँ इसको रूट को उस तरफ लेके जाएंगे, तो रूट kBT बाई पाई एम इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दो 16, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे kBT बाई एम, क्योंकि हमने VP और RMS की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी kBT बाई एम है, यहाँ पे भी kBT बाई एम है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पाई इंटू 16 ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8। अब VP की वैल्यू क्या हो जाएगी
Vp की वैल्यू 2 इंटू KBT/m की वैल्यू ये रही, पाई इंटू 16, ये 4 zeros हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय 8, और VRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू पाई इंटू 16, 4 zeros डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 355 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 434, मीन्स ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी वेलोसिटी है v, मीन्स एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी है v जब टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, और हमें पूछा है कि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 2v हो जाती है, कितने टेम्परेचर पे होगी। ठीक है, अब आपने सेल्सियस में नहीं वैल्यू निकालनी होती है, जब भी सेल्सियस गिवन हो तो इसको कन्वर्ट कर लो केल्विन में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 273 ऐड करके, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। अब एवरेज स्पीड की वैल्यू हमारे पास होती कितनी है, अभी ये क्वेश्चन में नहीं गिवन कि ये 1D की बात कर रहे हैं, 2D की या फिर 3D की, तो क्या लेके चलोगे 3D का केस। तो ये स्पीड की बात है तो स्पीड वाला टेबल देखना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 8 kBT/m यही होती है। ठीक है, एवरेज स्पीड आपके लिए। तो अब यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू v है, कब है v की वैल्यू, v जब आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 293। ठीक है, हम इसको ना पहले ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये है। अब आपके पास क्या है, वेलोसिटी हो गई 2b और 8 kBT। अब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 293। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू हमें नहीं पता, 2v स्पीड पे हमें टेम्परेचर की वैल्यू नहीं पता, बट v की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू रूट KBT इंटू 293/m इज इक्वल टू रूट KBT/m। अब क्या करोगे, स्क्वेयरिंग लेके KBT, ये सारे फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 899 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन में आएगा, उसको फिर 273 माइनस कर देना, फिर आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आते हैं। तो आपको सिर्फ 2 टेबल्स याद होने चाहिए, हमने ग्राफ कैसे बनाए थे वो आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर और मास के साथ वेरिएशन कैसे होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट इसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वाले में हमारे पास क्या बचा है, अगर हम मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स में निकालना चाहें, मीन्स प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे। अब हम वेलोसिटी की टर्म्स में निकाल चुके हैं, क्या लिखा था, m/2 kBT रेस टू पावर 3/2 e⁻⁻mv²/2 kBT 4πv² dv, ऐसा ही लिखा था। अब देखो हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, mv होता है। तो आप क्या करोगे, p², क्योंकि यहाँ पे v² है तो m² v² लिख सकते हो, यहाँ पे बना दो m², यहाँ पे m के साथ डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, v प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, m/2 kBT रेस टू पावर 3/2 e⁻p²/2 kBT। ठीक है, बाय m हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 4πp² dp। ठीक है, सिर्फ इतना ही चेंज करेंगे, 4πp², यहाँ पे v है तो यहाँ पे p की टर्म्स में हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको एनर्जी की टर्म्स में निकालने को पूछा जाए, ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पूछा जाए, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी,
क्योंकि अगर आपको P की एवरेज वैल्यू निकालने को पूछा जाए, ठीक है, हम तो वेलोसिटी की निकाल रहे थे, तो P की एवरेज वैल्यू पूछी गई तो वहाँ पे वेलोसिटी वाला नहीं, ये वाला यूज़ करना, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, P ऑफ E इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई डी ई एक्स डी ई वाई डी ई जेड, ठीक है। ये तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा था, कांस्टेंट है ए रेस टू पावर माइनस बीटा ई और साथ में एनर्जी की यूनिट्स आ जाएंगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मोमेंटम की टर्म्स में कैसे निकालते हैं और एनर्जी की टर्म्स में कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।